प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स विषय का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे थे। हम लोगों ने 21 तक कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे का हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। देर न करते हुए आपसे निवेदन है कि यदि आप इस परिवार के सदस्य नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार की सदस्यता जरूर ले लें और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। इसके पहले पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पहला पार्ट का आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर स्पष्ट करें। तो भुगतान शेष क्या है? तो भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे शामिल है, या एक व्यापक अवधारणा है या सदैव संतुलित रहता है। विदेशी व्यापार का आशय समझने में यह कम अर्थमान एवं महत्वपूर्ण है। उसी तरह व्यापार शेष जो है इसमें केवल दृश्य मदें होती है या एक संकीर्ण अवधारणा है। इसमें घाटा हो सकता है या विदेशी व्यापार का आशय समझने में अधिक अर्थमान तथा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह दोनों का अंतर लिख देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का उल्लेख करें अथवा मांग के निर्धारकों की व्याख्या करें। तो उत्तर है, वे तत्व जो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रभावित करते हैं, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कहलाते हैं। ये मुख्य तत्व निम्नलिखित है। पहला है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दी गई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे चाय की कीमत में वृद्धि होने पर प्रतिस्थापक वस्तु कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो जाती है। एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दी गई वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने पर गाड़ी की मांग में कमी हो जाती है। तो ये हुआ संबंधित वस्तुओं की कीमत। दूसरा है आय। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। यह वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु समान वस्तु है अथवा घटिया वस्तु। तीसरा है रुचि, स्वभाव, आदत। यदि रुचि, स्वभाव और आदत में परिवर्तन अनुकूल हो तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। चौथा आपका जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ती है और इसमें कमी होने पर मांग में कमी आती है। पांचवा है संभावित कीमत। तो वस्तु की संभावित कीमत बढ़ने या घटने पर उसकी वर्तमान मांग में वृद्धि या कमी आएगी। 24 है राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं? तो राजकोषीय घाटे कुल व्ययों और कुल प्राप्तियों मतलब उधार के अतिरिक्त के अंतर के समान होता है। सांकेतिक रूप में मतलब फॉर्मूला से है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल बजटीय व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी प्राप्तियां जिसमें ऋण शामिल नहीं है। 25 है मौद्रिक प्रवाह तथा वास्तविक प्रवाह में अंतर करें। तो मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा फर्मों से परिवार को साधन भुगतान के रूप में तथा परिवारों से फर्मों को उपयोग व्यय के रूप में प्रवाहित होती है, जबकि वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं का प्रवाह अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है। अगला है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, इसकी विवेचना करें अथवा अर्थशास्त्र में सीमितता का क्या अभिप्राय है। तो दुर्लभता पर जोर देते हुए रॉबिन्स ने कहा है कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत है तथा उसकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। साथ ही सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि सीमित साधनों के द्वारा किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा किन्हें छोड़ दे। फलतः व्यक्ति आवश्यकता की तीव्रता पर ध्यान देते हुए पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है ताकि अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो सके। इसी कारण रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है। अगला है मौद्रिक प्रवाह को परिभाषित करें। तो मुद्रा प्रवाह की परिभाषा दी अथवा में है, तो हो जाएगा मौद्रिक प्रवाह का अभिप्राय उस प्रवाह से जिसमें फर्मों द्वारा उत्पादन के कारकों को उनकी सेवाओं के बदले में ब्याज, लाभ, मजदूरी तथा लगान के रूप में दी गई मुद्रा का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसके विपरीत उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है बाजार के विस्तार से संबंधित तत्व कौन कौन है। तो बाजार का विस्तार वस्तु के गुण पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला व्यापक मांग, व्यापक पूर्ति, टिकाऊपन, वहनीयता तथा मूल्य में स्थिरता।
बाजार के विस्तार पर देश की आंतरिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। शांति एवं सुरक्षा होनी चाहिए, यातायात एवं संवाद वाहन के साधन होने चाहिए, सरकारी नीति अच्छी होनी चाहिए, मौद्रिक एवं बैंकिंग नीति, व्यापार का तरीका, उत्पादन का तरीका। 29 है, बाजार के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 प्रकार होते हैं। पहला पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, दूसरा एकाधिकारी बाजार और तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वह बाजार जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, साथ ही इन दोनों के बीच स्वास्थ्य प्रतियोगिता भी पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहलाता है। एकाधिकारी बाजार में वह बाजार जहां वस्तु की पूर्ति पर व्यक्ति या उद्योग विशेष का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा उनके निकट स्थानापन्न वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध नहीं होते, एकाधिकार बाजार कहलाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता, तो यह पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार तथा एकाधिकार के बाजार का सम्मिश्रण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, साख निर्माण से क्या अभिप्राय है। तो साख या अथवा इसमें है साख सृजन की परिभाषा दे। तो अपने नगद कोषों के आधार पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा मांग जमाव का निर्माण करना ही साख निर्माण कहलाता है। प्रायः नगद कोषों से कई गुना अधिक जमाव का निर्माण कर दिया जाता है। नगद कोषों तथा जमाव के बीच अनुपात नगद कोष अनुपात कहलाता है, जिसको लोग CRR कहते हैं। बैंकों को अनुभव के आधार पर यह ज्ञात है कि कुल जमा का सिर्फ 10% ही नकदी के रूप में निकाला जाता है। जैसे यदि 100 रुपये के नगद कोष के बदले में 1000 रुपये की मांग जमा का निर्माण किया जाता है तो इसे 10 गुना अधिक साख निर्माण कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचत एवं निवेश हमेशा बराबर होते हैं, व्याख्या करें। तो किन्स के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बचत और निवेश आपस में बराबर होते हैं, अर्थात बचत बराबर निवेश, S बराबर आय। एक अर्थव्यवस्था में विनियोग 2 प्रकार के होते हैं, नियोजित विनियोग तथा गैर नियोजित विनियोग। वस्तुतः नियोजित और गैर नियोजित विनियोग का जोड़ ही वास्तविक विनियोग या कुल विनियोग कहलाता है। संक्षेप में IR बराबर IP प्लस IU, जहां IR जो है वास्तविक विनियोग है, IP नियोजित विनियोग है और IU गैर नियोजित विनियोग है। उपयुक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तविक विनियोग के केवल उसी स्थिति में ही नियोजित विनियोग के बराबर हो सकता है जबकि गैर नियोजित विनियोग शून्य हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक सदैव नियोजित विनियोग के बराबर हो। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि y बराबर C प्लस I होता है। तो हमारा वास्तव में अभिप्राय यह होता है कि y बराबर C प्लस IR होगा तथा y बराबर C प्लस S में क्या होगा कि दोनों समीकरणों को एक साथ प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं C प्लस S, यहाँ पर जो हम बैठा देंगे y के जगह पर क्या बैठा देंगे C प्लस S और ये जस का तस रहेगा। तो C प्लस S यह हम लोग लिख सकते हैं S बराबर IR, क्योंकि यहाँ C और ये C कट जाएगा तो बच जाएगा S बराबर IR बचेगा। अतः बचतें सदैव वास्तविक निवेश के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखाचित्र की सहायता से एक अर्थव्यवस्था में साधनों के कुशल तथा अकुशल उपयोग की अवस्था की व्याख्या करें। तो एक अर्थव्यवस्था में साधनों के कुशल तथा अकुशल उपयोग की अवस्था को रेखाचित्र की सहायता से निम्न रूप से देखा जा सकता है। ये उत्पादन संभावना वक्र का रेखा है, इधर मशीन है, इधर गेहूं है। यहाँ A बिंदु पर क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र में जो कुशल उपयोग को दर्शाएगा, जबकि ये जो B बिंदु है ये अकुशल को दर्शाएगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है PP जो है ये PP वक्र, ये उत्पादन संभावना वक्र है और पॉइंट A जो है वो साधनों के कुशल उपयोग को दर्शाएगा और जो पॉइंट B है वो साधनों के अकुशल उपयोग को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में अंतर कीजिए। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जबकि उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अगला है, साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर बताइए। तो साधन के प्रतिफल, जब फर्म
एक फर्म जब अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें साधन के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली, साधन के बढ़ते प्रतिफल या उत्पत्ति वृद्धि अवस्था। दूसरी, साधन के स्थिर प्रतिफल या उत्पत्ति समता। और तीसरा, साधन के घटते प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास अवस्था। अब है पैमाने के प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से, यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है। और जबकि साधन का जो प्रतिफल होता है वो अल्पकालीन अवधारणा होता है। अगला है चालू कीमत और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में भेद करें। तो अगर राष्ट्रीय आय को वर्तमान कीमत से गुना करके प्राप्त किया जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। NNP MP मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर GNP MP माइनस डिफिसिट। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं NNP FC यहाँ जैसे यहाँ MP लिखा हुआ है FC भी लिख सकते हैं। तो NNP एट मार्केट प्राइस, फिर हो जाएगा प्रत्यक्ष माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। चालू कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट। परंतु अगर राष्ट्रीय आय को किसी समय विशेष की कीमत से गुना करके जाना जाता है तो उसे स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे 2011-12 की कीमत पर राष्ट्रीय आय को गुना कर उस वर्ष की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला है चयनात्मक साख नियंत्रण क्या है। तो वे उपाय जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष कार्यों के लिए दी जाने वाली साख के प्रवाह को नियंत्रित करना है, चयनात्मक साख नियंत्रण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला है ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करें। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या बात है, तो इसमें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसमें कीमत समान होती है, कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, समरूप वस्तुएं होती है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, कोई विक्रय लागत नहीं होती। जबकि एकाधिकारी में क्या होता है, इसमें बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, इसमें कीमत विभेद होता है, कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, निकट स्थानापन्न तथा मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन होता है, साधनों की गतिशीलता अपूर्ण होती है और विक्रय लागत आवश्यक होती है। 38 है आर्थिक समस्या को चयन की समस्या क्यों माना जाता है अथवा चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग 1000 इकाइयों से बढ़कर 1200 इकाइयाँ हो जाती है। मांग की लोच प्रतिशत विधि द्वारा ज्ञात करें। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 15%, -15 हो जाएगा। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे कि ये 1200 से 1000 को घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 1000 से भागा 1000 गुने 100 किए तो मेरा निकल जाएगा कितना, 20%। अब मांग की लोच का फॉर्मूला है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत पर। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन लोग 20% निकाल लिए हैं और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो गिर जाती है, मतलब कीमत 15% गिर जाती है, मतलब यहाँ -15% होगा, इसलिए यहाँ -15% बैठा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.33 आ जाएगा जो इकाई से अधिक है। अगला क्वेश्चन है एक रेखाचित्र की सहायता से अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति की व्याख्या करें। तो यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब उसे न्यून मांग की दशा कहते हैं, AD लेस देन AS। मतलब यहाँ समग्र मांग कम होगा समग्र पूर्ति से। चित्र की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ चित्र में बता रहा है कि चित्र में AS सामूहिक पूर्ति वक्र है, मतलब ये जो है ये वक्र ये सामूहिक पूर्ति वक्र है। ए बिंदु के बाद ये सीधी रेखा हो जाता है, मतलब ये पूर्ण रोजगार का बिंदु कहलाता है। AD न्यून मांग स्तर पर सामूहिक मांग और AD1 पूर्ण रोजगार स्तर पर सामूहिक मांग को प्रदर्शित करता है। ये जो है ये पूर्ण रोजगार स्तर को प्रदर्शित करता है।
और ये निम्न मांग को प्रदर्शित करता है। एडी पूर्ण रोजगार स्तर पर आवश्यक वांछित सामूहिक मांग कितना है, AN है, जबकि उपस्थित सामूहिक मांग कितना है, CN है। तो AN माइनस CN तो आपको क्या मिल जाएगा, AN। तो ये जो AC मिल जाएगा। तो जो AC है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये न्यून मांग कहलाएगा। अगला है किसी वस्तु की पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। तो किसी वस्तु की उपलब्धता उसकी पूर्ति है, जबकि वस्तु का संग्रह स्टॉक है। मांग एवं पूर्ति निर्भर है किंतु स्टॉक पर पूर्ति निर्भर नहीं करता। मतलब मांग पर पूर्ति निर्भर है किंतु स्टॉक पर पूर्ति निर्भर नहीं करता। अगला है मौद्रिक लागत क्या है। तो उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक के इन उत्पत्ति के साधन की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है मौद्रिक लागत कहलाती है। JL हेंसन के शब्दों में किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत, उत्पादन लागत कहते हैं। तो बच्चों ये थे 42 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय। और इसका यदि आपको PDF में नोट्स देखना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना होगा DRGP82 और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको शुरू में ही दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ ऊपर में ही यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 करके मिलेगा, या फिर सबसे नीचे भी लिंक आपको मिल जाएगा मॉडल क्वेश्चन का। उसको आप लोग जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको जो विषय का आपको देखना है उसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर साइड में आपको गूगल ट्रांसलेटर मिलेगा, इससे आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते, हिंदी में भी कर सकते, उर्दू में भी कर सकते, जिस भाषा में आपको चाहिए आप वहाँ से करके देख सकते हैं। तब तक अब आज्ञा दीजिए, बाय बाय।